सिर्फ 10 पाउंड के पट्टे पर दे दिया गया। इस शहर की नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। बहुत बहुत स्वागत है खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। मुंबई की आवाज़ में आज हम एक ऐसे मुद्दे को उठाने जा रहे हैं जहां भ्रष्टाचार का खुलासा होगा। और सबसे बड़ा जो सवाल है कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर कुछ होता है तो ज्ञान का भंडार होता है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि शिक्षा के पीछे का जो माहौल होता है उसमें गंदगी भी होती है, अंधेरापन भी होता है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे इस्माइल यूसुफ कॉलेज में, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक शिक्षक जिसका काम है युवाओं को शिक्षित करना कॉलेज के ज़रिए, स्कूल के ज़रिए, और पूरे समाज को एक अलग तरीके से वो देखता है, और समाज भी एक उम्मीद के साथ एक शिक्षक को देखता है। आज हम सबसे पहले इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आपको एक सबसे पहले दिखाएंगे, ये बैनर है हमारे कैमरामैन सदानंद शेट्टी साहब, वो दिखाएंगे आपको, जिस पे लिखा है भ्रष्टाचार। नरेंद्र देव हाई स्कूल प्रबंधन एवं शिक्षण विभाग जोगेश्वरी पूर्व द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध वेद प्रकाश पांडे जी का आमरण अनशन। इस देश में भ्रष्टाचार किस कदर व्याप्त है, आम आदमी कितना त्रस्त है, ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, एक बहुत बड़ा मजाक कह सकते हैं, सरकारी तंत्र में किस तरह से चलता है कि जिस आदमी को निलंबित कर दिया जाता है, बाद में पता चलता है कि निलंबित करने का जो आदेश था, निलंबित जिसको होना चाहिए था, उसमें भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था। सीधे हम पांडे जी से समझने की कोशिश करेंगे कि उनके साथ नौकरी में किस तरह का दुर्व्यवहार हुआ सरकारी तरफ से। पांडे जी, ये बताइए, ये जो आंदोलन है, भूख हड़ताल, आप अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, इसकी ज़रूरत क्यों आई और क्या हुआ था आपके साथ? आरटीआई में 6 वर्ष तक 12 जनवरी 2008 को मुझे टर्मिनेट किया गया और मैं ट्रिब्यूनल कोर्ट, हाई कोर्ट लड़ता रहा। अंत में 11 जुलाई 2013 को मेरे मन में आया कि ज़रा इनके ट्रस्ट की हालत देखें। आरटीआई 1 अगस्त 2013 को मिली। उसमें जयप्रकाश मिश्रा एडवोकेट जो सेक्रेटरी विद्यालय के थे, और पहला टर्मिनेशन जो BH राठौड़ का था जो अध्यक्ष थे, दोनों पद पर ही नहीं थे। इस मुद्दे को लेकर के जब मेरे हाथ में ये मुद्दा आया तो मैं इस शिक्षा विभाग को 28 पत्र दिया। प्रकाश बागुल शिक्षण निरीक्षक मुझे बार बार दौड़ाते रहे और अंत में 13 जनवरी 2014 को 10 बजे मुझे विद्यालय के गेट पर खड़ा कर दिए। बोले कि यदि वे आपको अंदर ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं लौटते समय बोरीवली पुलिस स्टेशन पश्चिम में FIR करूंगा। मैं 10 बजे से 6 बजे तक इनकी प्रतीक्षा करता रहा, ये नहीं आए। अंत में मजबूर होकर के मुझे 15 जनवरी 2014 को 2 बजे से मैं यहाँ अनशन पर, आमरण अनशन पर बैठ गया हूँ। मैं 73 महीने से बिना वेतन हूँ। मेरा पद, मैं वहाँ पर ऐसे प्रिंसिपल हूँ, HM मेरा पद है, और मुझे जो है अनायास माने परेशान किया गया। आर्थिक, शारीरिक, मानसिक प्रताड़ना मुझे 2003 से आज तक दी जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर मैं यहाँ पर बैठा हूँ। लेकिन आपने पूरे सिस्टम को संभाला है, कई बार आपने ज्ञान के प्रकाश भी डाले हैं, लेकिन एक ऐसा ज्ञान जहाँ से हम संचालित होते हैं, संचालित होने का मतलब सीधी सी बात है कि हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी देने का काम करती है, चाहे वो स्कूल हो, महाविद्यालय हो, कॉलेज हो, कोई भी हो, तो वहाँ उनकी जिम्मेदारी अहम बनती है कि हमारा जो स्टाफ है वो किस कदर है। और निश्चित रूप से जो जिम्मेदारी जिस पर आपने विश्वास किया होगा, उन्होंने सबसे पहला रिएक्शन क्या था उनका? कौन? जिस पर आपने भरोसा किया, कि जैसे आपने बहुत सारी चिट्ठियां लिखी, हाँ। तो कैसा रिस्पांस मिला? कहीं से मुझे रिस्पांस मिलता ही नहीं था। मैं पुलिस स्टेशन, मंत्रालय, शिक्षा मंत्री, हर जगह मजबूर हो गया। जब आरटीआई मैंने डाला तब ये राज मिला, और मैं माने वहीं पागल हो गया कि मैं तो झूठे ही 6 वर्ष से लड़ रहा हूँ, इनका सारा टर्मिनेशन ही माने गलत है। तब जाकर के मैं इस मुद्दे को पकड़ा। थोड़ी देर के लिए अगर अलग ढंग से हम समझाने की कोशिश करें आपको, तो एक ऐसा भी केस हो सकता है कि अगर किसी का पोस्टमार्टम होता है,
तो बाद में पता चलता है कि किस वजह से हुई, लेकिन अगर अब जांच के बाद पता चले कि कोई डॉक्टर था ही नहीं तो निश्चित रूप से एक बहुत गंभीर सवाल होता है कि जब इनका टर्मिनेशन हुआ, इनको निलंबित किया गया और कमिश्नर चैरिटी ऑफिसर को जो होना चाहिए वो वहाँ मौजूद नहीं था, तो कहीं ना कहीं से पूरी शिक्षा प्रणाली पर एक सवाल खड़ा करता है। हमारे साथ बहुत सारे लोग, तो लगातार इनकी जो परेशानी है उसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम और भी बहुत सारे लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं अवधेश सिंह, मैं भी एक शिक्षक हूँ विले पार्ले में। पांडे जी कई बार अनशन पर बैठ चुके हैं अत्याचार के खिलाफ, और डिपार्टमेंट हमेशा आश्वासन देता रहा इनके लिए, लेकिन श्री बागुल ने पूरा आश्वासन दिया था कि 5 जनवरी तक इनको ज्वाइन कराएगा ड्यूटी पर और ट्रस्ट के खिलाफ FIR करेगा। लेकिन 13 तारीख को जब ये ट्रस्ट से बात करने गए तो 8 घंटे तक बात करते रहे। पांडे जी को 8 घंटा गेट पर खड़ा किए, अंदर क्या बात हुई, क्या गोलमाल हुआ, क्या माल प्रैक्टिस हुई, ये कुछ एक शंका की जा सकती है और तथ्य में हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन कुछ तो जरूर हुआ है। यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो ये ट्रस्ट को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं और इनको बोलते हैं कि चलिए फैसला होटल में होगा। होटल में बुलाने का क्या मतलब है? बिल्कुल, कहीं मारने की साजिश तो नहीं हो रही है। कई सवाल है ऐसे जिसका जो उत्तर है वो संदिग्ध स्थिति में है, लेकिन हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे, आपको भी ये बता देना चाहेंगे कि मुंबई की आवाज़ के जरिए हम उन लोगों की आवाज़ को उठाते हैं जिनको हमेशा से कोई ना कोई प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। लेकिन कारण क्या था इनको निलंबित करने का, ये जानते हैं पाठक जी। पांडे जी, आप बताइए क्यों निलंबित किया गया? निलंबित करने का मुख्य कारण मणिबेन डांगिया, 31 मार्च 2000 को उसका रिटायरमेंट था। मैंने RTI के माध्यम से उसको पेंशन ग्रेजुएटी फंड नहीं मिल रही थी। 2007 तक मेरा विद्यालय 31 मार्च 2007 तक कार्य कराता रहा। वह महिला मुझे एक दिन बताई, 11 मार्च 2007 को मैंने पहला पत्र बोरीवली पुलिस स्टेशन को और विभाग को दिया। उस समय RRV से मेरे विद्यालय में 14 मार्च 2007 को पहुंचे 8 लाख रुपए का घोटाला था। उस मुद्दे को लेकर मैं इस शिक्षण निरीक्षक कार्यालय के सामने अनशन पर बैठा। इसी मुद्दे को लेकर के जब FIR लॉन्च कर दिया गया तो मुझे विद्यालय ने टर्मिनेट कर दिया। दूसरी घटना यह है कि 2003 में नवीं का मैं क्लास टीचर था। मराठी, अंग्रेजी में, मराठी और गणित में 40 अंक जबरदस्ती बढ़वाया जा रहा था, जबकि मैं अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाया करता था। ट्रस्टी और मुख्याध्यापक दोनों मिलकर जब मैंने नहीं बढ़ाया तो मेरे हाथ से मास्टर छीना गया। वहीं से मुझे परेशान करना शुरू कर दिए। मुख्य कारण यही रहा। आपने एक फिल्म देखी होगी मुन्ना भाई MBBS, उसमें भी बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा दिखाया गया था और इन्होंने जिस तरह से विरोध किया तो उनको सजा देने की कोशिश की। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? हाँ सर, राम आश्रय यार यादव मेरा नाम है सर। हमारे विद्यालय का मैटर आज करीब 20 महीने पेमेंट से बेदखल कर दिया गया। कभी मैनेजमेंट से पूछते हैं तो बोलते हैं जो है अपना। आपका विद्यालय कौन सा है? RJB अमर ज्योति हाई स्कूल हमारा विद्यालय है। अब दहीसर का वो मैनेजमेंट कभी इनके ऊपर ढकेल देता है कि अभी कोर्ट किए हैं, आएगा तो पेमेंट बहाल किया जाएगा, और इनके पास आते हैं तो हम लोगों को सीधा भेज देते हैं कि भाई मैनेजमेंट जो है कोर्ट की है, उसके बाद जो मैटर आएगा तो होगा। इसी मुद्दे को लेकर के हम लोग भी आमरण अनशन में बैठे हुए हैं अभी, और देख रहे हैं पेमेंट कब तक आता है। एक शिक्षक क्या क्राइम करता है? किसी को शिक्षित करना क्राइम है या फिर वेतन नहीं देने का जो फैसला है सरकार का या जो भी इनके ट्रस्ट के लोग हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि उनको अगर यहाँ पर रखा जाए, इनको वहाँ पर रखा जाए, उनके साथ ऐसा होता तो क्या होता? तो ऐसे कई सवाल हैं जिससे ये समझ में नहीं आता कि आने वाले दिनों में इनके साथ क्या होगा, क्योंकि लगातार एक लंबे समय से इनको अपनी आर्थिक स्थिति के कारण बहुत परेशान होना पड़ा है। सर, आप बताइए, अपना नाम बताइए, आप किस विद्यालय से जुड़े हैं? मैं RJB अमर ज्योति हाई स्कूल हिंदी माध्यम दहीसर पूर्व, वहाँ का मुख्याध्यापक हूँ। हमारे बाकी शिक्षक गण हैं। आपकी समस्या बताइए, आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है? वहाँ पर 31 मई 2012 को विद्यालय की मान्यता शिक्षण विभाग ने निकाल दिया। तब से आज तक हम लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम लोग कई बार मैनेजमेंट से भी बोले, विभाग में भी लेटर दिए, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कुछ शिक्षक कोर्ट में भी गए थे, उनका फैसला भी 17 अक्टूबर 2013 को आया है। उसमें पेमेंट मैनेजमेंट को देने के लिए और टीचरों को सरप्लस करने के लिए, लेकिन उस पर भी कोई विचार अभी तक नहीं हुआ है। इससे हम लोग आज तक बहुत परेशान हुए हैं। इसलिए ऐसा सोच करके चलो अभी विभाग के सामने ही हम लोग वहाँ पर रोज़ के रोज़ बैठेंगे। अच्छा, अगर शिक्षा विभाग के कोई भी अधिकारी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं
तो आपको याद दिलाना चाहूँगा कि एक फिल्म आई थी जिसमें एक शिक्षक को परेशानी होती है तो वो रात को डकैती करता है, लूटता है, क्योंकि उसको अपना घर पालना होता है। अगर इनका भी जो पूरा जो सिस्टम है, अगर कोई बदलाव आता है तो कहीं ना कहीं से जिम्मेदारी आपकी भी होगी, क्योंकि इनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, इनके जो हक के पैसे हैं वो नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से इनका जो विचलित होना है वो स्वाभाविक है। कई बार आपको ख्याल आता होगा कि पैसों की स्थिति जो है बेहतर कैसे हो, कुछ गलत ख्याल भी आता है मन में? हाँ आता है सर। क्या करने की इच्छा होती है, पैसा कैसे आए? पैसा किस तरह से जुटाया जाए उसके बारे में तमाम गलतफहमियां अंदर आती हैं, लेकिन फिर भी एक शिक्षक होने के नाते उन सबको फिर बाद में दबा करके नहीं एक कदम उठाना ठीक नहीं है, ऐसा सोच करके हम आज तक ऐसे ही चलते आ रहे हैं। इसीलिए शिक्षक के बारे में कहा जाता है गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, यानी भगवान की तुलना गुरु से की गई है। तो समझा जा सकता है कि अगर भगवान परेशान हो या गुरु परेशान हो तो सबसे ज़्यादा तकलीफ पूरे समाज को होता है, सृष्टि को होती है। सृष्टि मतलब पूरी दुनिया में जो सृष्टि है, सृष्टि जिसको कहते हैं, वहाँ शिक्षा का प्रकाश फैलता है, तभी लोग जानकारी पा सकते हैं। हमारे साथ लोग बने हुए हैं। पांडे जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी 6 दिन हो गया है, हफ्ता लगभग पूरा होने वाला है, अभी तक कोई नहीं 15 जिस दिन मैं 15/1/2014 को 2 बजे जब मैं बैठा तो प्रकाश बागुल 6:30 बजे मुझे अपने कार्यालय में बुलाए। मैं वहां गया। इन्होंने कहा कि मेरी आपकी मीटिंग और ट्रस्ट की मीटिंग किसी होटल में होगी। मैंने तत्काल कहा कि सर मेरी हत्या करवाना चाहते हैं क्या? इस पर ये मौन साध गए और मैं तुरंत नीचे चला आया। इसकी शिकायत मैं तुरंत पुलिस स्टेशन जोगेश्वरी को और इनको दिया। इस तरह का जब सिस्टम होगा तो कहीं ना कहीं से मन में कुंठित भावना होना ज़रूरी है, लेकिन एक साहस की बात, सबसे जो हिम्मत की जो बात है वो यही है कि पांडे जी इस मुकाम पर भी आकर लगातार लड़ने का काम कर रहे हैं, जो कि आज के दौर में अनुकरणीय कहा जा सकता है। हमारे साथ का असर आपका परिचय जाना चाहेंगे? मैं रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ BMC से, जो है इन्हीं के साथ में जो है इनके दर्द को देख करके जो है कि बड़ी पीड़ा होती है हृदय में जो है, और कुछ नहीं कर सकते इनके साथ। दो कुछ समय तो हम बैठ सकते हैं, इनको साहस दे सकते हैं, बस यही, और मेरा कोई रोल नहीं है जो है। तो आपके पास बहुत बड़ा अनुभव है, अनुभव का भंडार है आपके पास। आप सरकार को कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि कैसे ठीक हो ये सिस्टम, जिसमें जो सही लोग हैं? जो बात आपने बताई कि शिक्षक अगर परेशान होता है जो है तो राष्ट्र बिगड़ता है जो है। ये सबसे पहली ज़रूरत है कि शिक्षक को जो है कम से कम उसका हक दिया जाए, उसके साथ न्याय हो जो है, और वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मांगता नहीं, कुछ चाहता नहीं है जो है। तो शिक्षक जो है शिक्षक रहे जो है, और शिक्षक रहने के लिए एक बात जो कहे कि जब आदमी भूखा होता है, परेशान होता है, तो वो भावनाएं जो है कि कुंठित होती हैं, गलत दिशा में जाती हैं। उससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सरकार, समाज न्याय करे, उनके साथ दे जो है। यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। और पूरा जीवन 38 साल पढ़ा करके रिटायर हुआ मैं, 15 साल रिटायर हुए हो गए मुझे जो है। कितनी पीड़ा होती है सिस्टम को देखकर? सिस्टम को देख करके जो है, बदनाम रहे बटमार मगर घर तो रखवारों ने लूटा, मेरे दुल्हन से रातों को 9 लाख सितारों ने लूटा। तो जो काम हम ही से लेते हैं वो नाव हमारी खेते हैं, अपनी चोरी की उम्र बड़ा औरों पर पहरा देते हैं। ऐसे ही पहरेदारों में लूट गई बहारें अपनी, तो माली का इसमें क्या कसूर, दरवानों को आवाज़ दो। ये मुझे लगता है कि जिन पर रखवाली का, हमारी सुरक्षा की बात है, वही लुटेरे हो गए हैं, डकैत हो गए हैं। तो हम कैसे बचेंगे, समाज कैसे बचेगा, लोग कैसे बचेंगे, और बच्चों को सही शिक्षा हम कैसे दे पाएंगे? तो ऐसे बच्चे जो है आतंकवादी नहीं होंगे, चोर डकैत नहीं होंगे, लुटेरे नहीं होंगे, तो क्या होंगे जो है। तो यही होता है कि, लेकिन फिर भी हम शिक्षक रहने के नाते हमारी कुछ मर्यादाएं हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, और हम नहीं छोड़ते हैं जो है, उसी का फल भोगते हैं। लेकिन उस भोगने को भी न्याय, सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। और मीडिया, समाज, लोग, सच परेशान होता है, पराजित नहीं होता। हाँ, सच जो है परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। तो यही बात है। और हमें इस बात की खुशी है कि प्रिंट मीडिया, ये मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये लोग जो है साथ देते हैं, सच को समझते हैं, और इनके जरिए हमारी दर्द को जो है कि समाज को मिलता है। ये हम उस मीडिया का, उस प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हम उपकृत हैं जो है। और इसको ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जैसे अनेक दर्दमंदों के दर्द को समाज में पहुंचाएं, कुछ तो भला होगा जो है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम
किसी डॉक्टर के बारे में कहें कि वो डॉक्टर जो है अनाड़ी है, इलाज करता है, किसी को दवा देता है, तो सीधी सी बात है कि उसकी मौत हो जाएगी या फिर वो लाइलाज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं से जो सबसे अहम सवाल है कि एक शिक्षक अगर परेशान होगा तो निश्चित रूप से शिक्षण कार्य में उसका मन नहीं लगेगा, और जाहिर सी बात है पढ़ने वाले जो लोग हैं, सीखने वाले जो लोग हैं, अनुग्रहित आपसे जानना चाहेंगे भाई साहब, आप इस सिस्टम को देखकर क्या सोचते हैं और आपकी क्या समस्या है, कहाँ से आए हैं आप? सर हम तो आरजेवी अमर ज्योति हाई स्कूल के क्लर्क हैं। सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि 31 मई 2013 को हमारी मान्यता निकाल ली गई और आज अभी तक पेमेंट बंद है। कोर्ट से आदेश आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और हम लोग यहाँ दौड़ रहे हैं तो भी यहाँ कोई भी सही राय हमको नहीं मिल रहा है। यहाँ बोलते हैं कि स्कूल से आपको लेटर मिलेगा तो हम सरप्लस करेंगे, नहीं तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते। आप वहाँ जाइए, वहाँ पूछिए क्या करना है। कोर्ट ने आदेश दिया इन पेमेंट संस्था को और इनको सरप्लस करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सर मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँ कि जो सरप्लस का मैटर है, यह सरप्लस ऐसा क्यों कि एम्प्लाई की मान्यता निकाल ली जाए और उस एम्प्लाई को सरप्लस करने का एक मैटर रखा जाए, उसके पेमेंट बंद कर दिए जाएं। 20 साल तक एक एम्प्लाई सर्विस करता है, उसको पेमेंट मिलता है, और यह मुद्दा हटा दिया जाता है कि मान्यता निकाल ली गई, इस एम्प्लाई को पगार नहीं दिया जाएगा। यह एम्प्लाई को पगार क्यों नहीं दिया जाएगा, क्यों खत्म कर दिया जाता है? यह तो सरप्लस का मैटर खत्म कर देना चाहिए। स्कूल बंद हो गया, उस एम्प्लाई को दूसरे विद्यालय में सरप्लस कर देना चाहिए, दूसरे विद्यालय में उसको सरप्लस कर दें, बच्चे दूसरे विद्यालय में भेज दें, या नहीं भेजते हैं तो पेमेंट चालू रखो, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करो। लेकिन ऐसा क्यों? 20 महीने तक हम परेशान हैं। हमारे बच्चे अभी कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको ट्यूशन फीस, उनकी पढ़ाई, हम परिवार के साथ एडजस्ट हैं। यहाँ हमारी क्या क्या प्रॉब्लम होती है। हमें तो लगता है कि ऐसे में आत्मदाह करना चाहिए, हत्याएं कर लेनी चाहिए। परिवार भी मर सकते हैं, बच्चे भी मर सकते हैं, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन फिर भी हम उसे कंट्रोल करके फिर भी यहाँ अभी हम चल रहे हैं। यह तो हमारी परेशानी है। फिर भी ना ही विभाग, ना ही संस्था और ना ही मंत्री, जो शिक्षा मंत्री हैं या डायरेक्टर हैं, ये सरप्लस का जो मैटर है इसे तो मैं बोलता हूँ खत्म करना चाहिए। क्योंकि मान्यता खत्म कर दी गई तो भी उस एम्प्लाई का पेमेंट चालू रहना चाहिए, उस एम्प्लाई के पेमेंट नहीं बंद होने चाहिए। क्योंकि 20 साल तक वो सर्विस करता है, उसके बाद वह विद्यालय से उसकी मान्यता निकाल लेने के बाद अप्रूव्ड एम्प्लाई को, मतलब कोई अप्रूव्ड न रह जाए, वो खत्म कर दिया गया। विद्यालय का कोई टीचर का कोई महत्व नहीं, उसको कोई पेमेंट नहीं। वह 20 महीने किधर भटकता है, किधर जाता है। ना ही विभाग बोलता है हमारा एम्प्लाई नहीं है, संस्था बोलती है कि मान्यता निकल गया, तुम हमारे नहीं हो, फिर हम किधर जाएंगे? दोनों तरफ से या इस तरह की प्रॉब्लम है। तो लगातार इनकी जो समस्याएं हैं उसको सुनकर, देखकर, महसूस करके आप भी समझ सकते हैं कि इनके साथ किस तरह से नाइंसाफ़ी का जो खेल है वो लगातार जारी है। लेकिन अगर हम उम्मीद की बात करें तो यहाँ पर सब कुछ नाउम्मीदी जैसा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि फूलों की खामोशी से जाहिर ये हो रहा है कि इस चमन का माली फिर खार बो रहा है। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहेंगे और आपकी समस्या क्या है? मेरा नाम प्रमोद कुमार मिश्रा है, मैं अमर ज्योति हाई स्कूल दहिसर में हूँ। जो समस्या है, ये जितने खड़े हुए शिक्षक हैं ये सब हमारे विद्यालय के हैं। कुछ कमियों की वजह से हमारे स्कूल की मान्यता निकाल ली गई और हमारी पेमेंट बंद हो गई। 12-12, 15-15 साल सर्विस होने के बाद हमने बच्चों का दायित्व समझते हुए, अभी 20 महीने हो गए हमारी पगार बंद हुए, तो भी हमने बच्चों को हम अब तक पढ़ाते रहे। लेकिन हम बच्चों को तो देखकर इतने महीनों तक पढ़ाते रहे, चाहे जैसे भी किसी भी परिस्थितियों को झेलते हुए। लेकिन हमारे बच्चों का क्या? हमारे बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? उनके लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए। संस्था को, हमारे एजुकेशन ऑफिस को, जिसके भरोसे हम वहाँ कर रहे हैं, इनका दायित्व है कि वो हमारी सुरक्षा दें और हमारे कामों के बारे में थोड़ा सोचें कि हमें जो इतने दिनों से पगार नहीं है, भुखमरी का शिकार हम हो रहे हैं, कुछ तो मदद मिले, इसका जल्दी से जल्दी निस्तारण हो। क्योंकि कुछ टीचर हमारे कोर्ट गए थे, उनका आर्डर हुआ है, हम लोग नहीं गए। हमें तो इन पर भरोसा था कि विभाग ने अगर किया है तो हमें भी हक देगा, हमें जल्दी नौकरी मिलेगी, पगार मिलेगा, हमारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा। लेकिन यहाँ पर सब एकदम स्तब्ध है, कोई कुछ सही जवाब नहीं देता। इनका उनका गोलमाल चल रहा है, स्पष्ट कुछ भी पता नहीं चल रहा कब तक ये होगा। हमें जल्दी न्याय मिले, हमें पगार मिले, हमारे बच्चों की सुरक्षा हो, उनका भविष्य उज्जवल बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आपने क्या क्या कदम उठाए अपने करियर के लिए? अभी इस स्थिति में क्या क्या किया आपने? अब इस स्थिति में हमने अब तक जहाँ हो सकता था वहाँ आवेदन दिया है। शिक्षण निरीक्षक को, उप संचालक को, आगे भी मंत्रालय और पुनः शिक्षा मंत्री, सब जगह अपनी गुहार हम कई महीनों से लगाते रहे।
आपको जहाँ जहाँ संभव था कि यहाँ से हमें न्याय मिलेगा दौड़ते रहे, लेकिन अब तक न्याय मिला नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जल्दी से इसका निस्तारण हो, ताकि हमारे जो समस्या है, हम सभी शिक्षकों की समस्या जल्दी दूर हो। इन्होंने जो कोशिश कर दी थी कर ली, उसके बावजूद अब तक कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है। तो कहीं ना कहीं से सवाल ये उठता है कि शिक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं क्या वो क्राइम करते हैं, क्योंकि इनके साथ जिस तरह से भेदभाव किया जा रहा है निश्चित रूप से इनका मनोबल तोड़ने की साजिश चल रही है। लेकिन ये बहुत सलाम करने योग्य बात है कि इन्होंने अभी तक अपने आप को संभाल कर रखा है, और निश्चित रूप से ये एक सीखने का काम है, इनसे एक सबक लेने का काम किया जा सकता है, क्योंकि इनका जो मकसद है, इनका जो धर्म है, इनका जो मर्म है, वो है शिक्षा और समाज को कहीं ना कहीं से एक ऐसे रास्ते पर लेके जाना जिससे इस देश का, इस आने वाले पीढ़ियों का जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके। और यही कारण है कि एक शिक्षक को आज मजबूरी में भूख हड़ताल का सहारा लेना पड़ा है, क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने फर्जीवाड़ा रोकने की कोशिश की थी। जब आपने ये देखा कि आप किसी को गलत नंबर नहीं देना चाहिए, तो उनका क्या रिएक्शन था कि आप ऐसा क्यों? वो तुरंत जबरदस्ती बढ़वाना चाहे, मैंने नहीं बढ़ाया। तो 29 अप्रैल 2003 को अमित झा ट्रस्टी का लड़का जो जूनियर क्लार्क है, मेरे हाथ से मास्टर छीन लिया। मैं तत्काल RB पोटे, उस समय शिक्षण निरीक्षक बैठे हुए थे, मैं यहाँ आया। उन्होंने मौखिक आदेश दिया कि तत्काल इनको माने मास्टर दिया जाए। मैं 7 बजे से लेकर 6 बजे सायंकाल तक मास्टर खोला जाए, तो तत्काल पता सत्यता का लग जाएगा। 110 एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन जोगेश्वरी और शिक्षा विभाग को देने के बाद जब कहीं से कार्यवाही नहीं हुई, तो मैं 26 नंबर कोर्ट बोरीवली का सहारा लिया, जहां पर इनके ऊपर चीटिंग और फोर्जरी की केस लागू हुई है, और वह मामला आज भी, जिसमें 7 फरवरी की डेट पड़ी हुई है। लेकिन अभी उनको पैसा तो मिल रहा होगा, मजा तो ले रहे होंगे वो? बराबर मजा ले रहे हैं वो, मजा बराबर ले रहे हैं वो। जो दोषी है उसको मजा, और जो निर्दोष है उसको सजा। तो कहीं ना कहीं से सिस्टम पर सवाल उठता है कि वाकई ऐसे लोगों का क्या होगा जो देश को कहीं ना कहीं से बरगलाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन जो ईमानदार हैं, जो मेहनती हैं, जो श्रम करते हैं, जो सरस्वती के पुत्र कहे जाते हैं, इस देश को संभालने की कोशिश में जो शिक्षा का योगदान है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जी, आप कुछ बोले थे? बीबी झा 10वीं पास भी नहीं था। जो ट्रस्टी के चाचा का लड़का था, वह 38 वर्ष तक कार्य करता रहा। विभाग और विद्यालय दोनों मिलकर पैसा देते रहे। मैं इस मुद्दे को लेकर 8 मार्च 2011 को यहां 17 दिन तक आमरण अनशन पर बैठा था, लेकिन मुद्दा आज तक दबाया जा रहा है, क्योंकि विभाग और विद्यालय दोनों भ्रष्टाचारी है, और इस मुद्दे को लेकर मैं यहां माने बैठा हुआ हूं। दूसरा मुद्दा, नीलम यादव जो OBC के अंतर्गत आती है, यह विभाग जो है उनको एंटी पर, भटकिया जाति पर माने दिया है। जब मैंने इस मामले को एंटी करप्शन को सुपुर्द किया, तो वह नीलम यादव गांव भाग गई। लगभग 4.5 लाख रुपए का घोटाला विद्यालय और विभाग मिलकर के किया है। शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, लेकिन उसको अब तक रोकने की कोशिश नहीं की गई, कोई बांध नहीं बना है उसको रोकने के लिए। कई बार जिस तरह से भ्रष्टाचार का खेल जारी है, सब कुछ रिपोर्ट जाती है, आप संबंधित अधिकारियों को भी बताते हैं, उसके बाद ये इस तरह का जो माहौल है, तो क्या मन में चलता है? अधिकारी तो सिर्फ झूठा आश्वासन देते हैं, करते कुछ नहीं। जब हम किसी मैनेजमेंट या स्कूल से सताया जाते हैं, उसके बारे में शिकायत करते हैं, तो ये बोलते हैं ठीक है हम करेंगे, कल आइए, परसों आइए, 1 हफ्ते बाद आइए। और हमारे जाने के बाद ये उन लोगों से बुला करके अंदर क्या साठगांठ होती है पता नहीं, कहीं तो कुछ दाल में काला रहता है, वहाँ से इनको कुछ संतुष्टि मिलती है मैनेजमेंट से, ये संतुष्ट होते रहते हैं और हम भुगतते रहते हैं हमेशा। पांडे जी के साथ हमेशा यही हुआ है। अब सोचिए, एक महीना जिसको सैलरी नहीं मिलती है, या 10 दिन सैलरी लेट हो जाए तो आदमी परेशान हो जाता है, कर्ज निकालना शुरू कर देता है। जिसको 73 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो उसके घर की स्थिति कैसी होगी और कैसे वो जी रहा है आदमी। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ क्यों नहीं उनसे गलत रास्ते पर चलना चाहिए। अभी ये जो कहीं ना कहीं से विचलित होने की भावना है, कई बार बलबत्ती हो जाती है, लेकिन अब तक कंट्रोल करके इन्होंने अपने आप को संभाला है। और जाहिर सी बात है, जब इनके सब्र का बांध टूटेगा तो कोई ना कोई अनैतिक काम हो सकता है, क्योंकि निश्चित रूप से इनके ऊपर जो जिम्मेदारी है, चाहे वो घर की हो, औलाद को पढ़ाने की हो, या फिर जो भी अपनी समस्याएं होती हैं, निजी समस्याएं, उसमें अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पैसे की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। तो सरस्वती का पुत्र लक्ष्मी से वंचित हो जाए तो समझा जा सकता है कि उसके साथ पूरा जो ब्रह्मांड है कोई अलग खेल खेल रहा है। कई बार ऐसा लगता है आपको? हाँ, ये तो है सर, पूरा सिस्टम ही अनदेखी है सर। हम जून 2012 से जब हम यहाँ दौड़ रहे हैं, हम डिपार्टमेंट में आते हैं, डिपार्टमेंट का यही कहना था कि कोर्ट का आदेश आने के बाद
कोर्ट का आदेश आने के बाद हम कार्रवाई करेंगे। कोर्ट का आदेश आ गया तो भी कोई कार्रवाई नहीं है। और अब क्या बोल रहे हैं कि अब संस्था आपको लेटर देगी तो हम सरप्लस कर देंगे। तो सर ये अनदेखी तो ही है, गुमराह किया जा रहा है, केवल गोलमाल किया जाता है, यहाँ का वहाँ, यहाँ का वहाँ, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती है। आज हम 20 महीने से परेशान हैं। हम तो यही चाहते हैं कि किसी तरह आगे क्या होने वाला है। आज हम किसी और से 100 मांगते हैं, किसी से 200 मांगते हैं। एक कलर का पगार कितना है? 18 से 20 हज़ार, 22 हज़ार। फिर भी वो मुंबई में 4 फैमिली अपने 2 बच्चों बीवी के साथ रहता है, तो उसका कैसे गुजारा चलेगा? अदर उसकी कोई कमाई नहीं, 10 से 5 की ड्यूटी है। अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम क्या, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं सर। अगला कदम यही है कि अब यहाँ फाइनल करेंगे, जो होगा वो डिसीजन लेंगे। तो ये जो है इनके अंदर की जो भावना है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। तकनीकी रूप से बहुत सारी खामियां इसमें हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अगर कुछ है तो भ्रष्टाचार का है और उस सिस्टम का है जिसके पास इच्छा तो है लेकिन इच्छा में शक्ति नहीं है। सर आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं जनार्दन जंगले, मैं मुंबई टीचर्स डेमोक्रेटिक फ्रंट TDF नाम का जो यूनियन है उनका प्रेसिडेंट हूँ मैं। और यहाँ ही हम 2010 में यहाँ बैठे थे। ये जो इसको मैं ये देखो, ऐसा होता है कि जिनके लिए हम लड़ते हैं ना वो भाग के जाते हैं। इनके लिए हम इधर 4-5 दिन आमरण अनशन के लिए बैठे थे। इनको मैं बुला रहा हूँ कि इधर आओ तुम। तो ऐसा क्या होता है कि जिसके ऊपर नहीं होता है उसको आप पहले सामने आना चाहिए। उनके पास पैसे है, गाड़ी है, बंगला है, आपके पास क्या है? मेरे पास तो अभी ये सब हमारे अन्यायग्रस्त शिक्षक है, उनको न्याय दिलाना हमारा पहला कर्तव्य है। लेकिन बात ये है कि अभी इनको न्याय अभी तक नहीं मिला है, जो पूरा न्याय मिलना चाहिए था। इनके लिए हम 2009 में पांडे जी भी थे, हम सब लोग यहाँ बैठे थे। उसके बाद में अभी तक उनको पूरा न्याय नहीं मिला है। लेकिन इसके बावजूद 2010 में जब हम ये सब भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए, तो जब हमें एजुकेशन इंस्पेक्टर ने इधर ही बुलाया, तो मैं, वेद प्रकाश पांडे और हमारे कार्यकर्ता राजेश पंड्या, हमारे खिलाफ योगेश्वरी पुलिस स्टेशन में झूठा इन्होंने कंप्लेंट किया और एक रात हमें तीनों को जेल में डाला। तो इसके बाद में फिर भी जितने भी मामले आए हैं वो उनको हम उठाते रहे। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है, ये जो अधिकारी है, इनको बचा रही है। इसका एक ही मामला ऐसा है कि अभी एक स्कूल बंद हो गया 2003 में। जो शिक्षक है उनको जब हमने आंदोलन किया उनको दूसरा स्कूल मिला, लेकिन जो उनका बकाया बाकी है गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है। लेकिन ये जो यहाँ बैठे हैं चोर, ये चोर उनको पैसा दिलाने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, इस सिस्टम में जिन पर हम आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको हम चोर कह रहे हैं, हम उनका भी पक्ष रखना चाहेंगे आपके पास, क्योंकि एक तरफा दिखाने से अच्छा है कि दोनों तरफ की बात अगर आपके पास रखी जाए तो आप भी समझ सकते हैं कि सच में कितना वजन होता है और झूठ में कितना हल्कापन होता है। अंतिम में बताइए कि अगला कदम क्या होगा, आप कब तक ये ऐसे करेंगे? हम अनिश्चित काल के लिए बैठे हैं। लगभग 21 दिन तक मैं इस स्थल को छोड़ने वाला नहीं हूं। और आज मैंने दिया है, ये जिस दिन मैं 15 को 2 बजे बैठा था, उसके बाद से ये 4 दिन भाग गए हैं। ये विभाग छोड़ करके भाग गए थे, आज आए। लगभग 11:30 बजे के लगभग मैंने लेटर दिया, पत्र दिया। वो पत्र लिख रहा था, यहाँ जरा सा खड़े हुए, मैंने नमस्ते किया, ये बोले नहीं और तुरंत ऊपर चले गए। मैं अगला कदम यही दिया हूँ कि क्यों न आपके इस स्थल पर अब आत्मदाह या आत्महत्या की जाए। इस पत्र को मैं पुलिस स्टेशन को और इनको दे दिया हूं। तो पांडे जी का जो पूरा सफ़र है उसमें संघर्ष बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने ईमानदारी से अपना जो योगदान है उसको दिखाने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये है कि आने वाले दिनों में इसके साथ क्या होगा, ये तो सिस्टम को तय करना होगा। लेकिन अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है, कोई भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं जिसका समाधान आप चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, जो हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है नंबर। आज के सफ़र में इतना ही, फिर कल मुलाकात होगी किसी अलग समस्या के साथ, किसी अलग इलाके में। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।